हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग और यानले की फ़ाइट हो गई थी, जिस वजह से यांग के हाथ पर एक कट लग गया था। और ये कट और उस ब्लड जो कि यांग के हाथों से गिरा था, उसे देखकर विंग का पारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से यानली को ही घूरने लगा था। वो यानली को मारना चाहता था, लेकिन यांग बीच में आ गई। उसने यानली को प्रोटेक्ट किया, जिस वजह से विंग ने जो उस पर वार किया था उससे यांग को और भी ज़्यादा चोट लग गई। और जिसे देखकर विचांगसे को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विंग और यांग दोनों को डांट दिया। और यांग की जो चोट लगी थी उस पर फर्स्ट एड किया। और अभी वो लोग शांति से उसी सोफे पर बैठे हुए थे। यांग के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने एक हाथ से अपना काम तो कर ही रही थी, क्योंकि काम तो वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके भाइयों को और कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं मिल सकता। इनके गुस्से को और कोई टॉलरेट ही नहीं कर सकता। वो वहीं पर बैठे बैठे अपने एक हाथ से काम कर रही थी, क्योंकि उसके उल्टे हाथ में लगा था, इसलिए वो अपने सीधे हाथ से काम करे जा रही थी। ये देख कर यानले को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी वजह से यांग को चोट लग गई और यांग को तकलीफ़ भी हो रही है। लेकिन यांग को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे तो ऐसी चोटें अक्सर लगती रहती हैं। वो एक हाथ से अपने काम को किए जा रही थी। हालांकि उसकी और विंग की लड़ाई हो गई थी, इसलिए फाइल एक्सचेंज करने के बीच में यानी कि वहाँ पर बीच में जियांग चेन बैठा हुआ था। वो जियांग चेन को फाइल देती, जियांग चेन विंग को फाइल देता। और इससे जियांग चेन इरिटेट हो चुका था, क्योंकि जियांग चेन इन दोनों के बीच में बिल्कुल पिस रहा था, जैसे हमेशा यांग पिसती है दोनों के बीच में। तभी वहाँ पर जो वांगची था वो आता है कॉफ़ी लेकर सबके लिए। वो उन सबको कॉफ़ी देता है, वहाँ पर बैठ जाता है। पूरे घर का माहौल काफ़ी टेंस था, जो देखकर वांगजी हल्का सा अपने ब्रदर के शोल्डर पे हिट करता है, जिस पर लांसेचन वांगजी को थोड़ा घूर कर देखते हैं, जिस पर वांगजी उनके कान में धीरे से कहता है, गगा। इस पर लांसेचन कहते हैं, क्या हुआ? इस पर वांगजी कहता है, क्या हम इस टेंशन भरे माहौल को थोड़ा चिल कर दें? जिस पर वहाँ से चैन कहता है, वांगजी, ये हमारा वो घर नहीं है जहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए और फिर छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाए। ये वी फैमिली है। यहाँ पर इतनी सी बात पर ना गोलियाँ चल सकती है, भूलो मत। इनमें से एक भी शरीफ नहीं बैठा यहाँ पर। इस पर वांगजी कहता है, लेकिन फिर भी इतना टेंस माहौल। इस पर लांसेचन कहते हैं, अब हम कर ही क्या सकते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। और ये बोलकर वो आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि तभी उनमें किसी और की भी आवाज़ आती है, जो खुसर फुसर कर गई, यानी कि बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोलती है, इस माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। ये सुनकर वो दोनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस तरफ देखते हैं जहाँ कांगसेरन, जो कि उनके बीच में आकर बोल रही थी। ये देखकर वांगजी कहता, सॉरी मदर। जिस पर कांगसेरन कहती, इट्स ओके, चल चलो इस माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। फिर वो उन अल्फा की तरफ देखते हैं, जो कि चारों के चारों अपने काम में बिजी थे। देखकर कांगसेरन कहती है, इन चारों को ना एक काम करो, थोड़ा सा इनका मूड लाइट करते हैं, वरना ये चारों अगर ऐसे ही बैठे रहे ना तो सबका मूड ऐसे ही ख़राब कर देंगे। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या सच में? जिस पर कांगसेरन कहते हैं, फिर कांगसेरन कहती है, पहले अपनी इस बहन का मूड ठीक करो, फिर हम मिलकर इन सबका मूड ठीक करेंगे। जिस पर वांगजी कहता है, अगर कुछ गड़बड़? जिस पर कांगसेरन उसके शोल्डर पर हल्का साइड करके कहती है, कुछ नहीं होगा। वही वांगजी को उससे दर्द होता है, क्योंकि विंग ने वहाँ पर बाइट कर रखा था, इसलिए वो अपने उस दर्द को हल्का सा मुंह में दबा लेता है। वो कोई आवाज़ नहीं करता, लेकिन इसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए थे, जो कि कोई नोटिस नहीं करता। फिर वो लोग पहले यानली को मनाते हैं, जिसे मनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। थोड़ी देर में यानली भी मान जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है उन अल्फा की, जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे एक ही सोफे पर, और उनका काम था अपने ऑफिस वर्क को कंप्लीट करना, क्योंकि आज वो घर से बाहर तो जा नहीं सकते थे। उनकी मदर ने उन्हें घर पे जो रोक के रखा था, और साथ में भी चांगसे ने भी। और वो वहीं पर भी बैठकर अपने उस ऑफिस वर्क में लगातार अपनी उन फिंगर्स को घिसे जा रहे थे। किसी ने पेन पकड़ रखा था, कोई लैपटॉप पे लग रहा था, कोई फाइल के पन्ने पलट रहा था, और कोई फ़ोन पर लगकर किसी और को ही लेक्चर सुनाया जा रहा था। तीनों अलग अलग चीज़ें पकड़कर अपने काम में बिजी थे। देखकर कांगसेरन विचांगसे के पास जाती है, जहाँ विचांगसे जो कि फ़ोन पर किसी से कुछ बात कर रहे थे, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात थी।
कांग से सरन विचांग से की तरफ देखती है और उनके दूसरे कान में, एक तरफ तो फ़ोन लगा होता, दूसरे कान में धीरे से कहती है हबी। ये सुनकर विचांग से जो कि फ़ोन पर बात कर रहे थे, उनकी जो आवाज़ थी वो रुक जाती है और वो अपनी उन तिरछी नज़रों से कांग से सरन की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी। ये देखकर विचांग से के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये देखकर कांग से सरन कहती है हबी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, थोड़ा साइड आओगे? सुनकर विचांग से बस जवाब देते हैं और वो फ़ोन पर एक्सक्यूज़ करते हैं, फ़ोन को साइड में रखते हैं और उठकर कांग से सरन के साथ दूसरी तरफ चल जाते हैं, थोड़ा हॉल से साइड वाले एरिया में, ताकि वो कांग से सरन से आराम से बात कर सके। वहीं वांग जी बड़ी मुश्किल से अपनी उस चाल को सही सलामत रखते हुए, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा था, वो बड़ी मुश्किल से वांग विंग के पास जाता है, जो कि सबसे साइड में बैठा हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पर टैप टैप करता है। विंग जो कि पेज को पलटे जा रहा था, फाइल के जो फाइल थी उसके पेजेस को पलटे जा रहा था, शायद कुछ ढूंढ रहा था। वो वांग जी के इस तरीके से टैप करने से बोलता है इस पर वांग जी धीरे से विंग के कान में कहता है डियर। ये सुनते ही विंग जो कि पेजेस पलट रहा था वो रुक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ वांग जी से बहुत स्वीट स्माइल देखकर कहता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, थोड़ा साइड में आओगे? ये सुनकर विंग कहता है ज़रूरी है, जिस पर वांग जी बस ने जवाब देता है और बहुत क्यूट स्माइल देता है। ये देखकर विंग उस फाइल को साइड में रखता है और कहता है ठीक है, और ये बोलकर उठता है, वांग जी को अपने साथ लेकर साइड में चला जाता है दूसरे कोने में। तभी वहाँ पर जियांग चैन आता है, जो कि जियांग चैन जो बैठा हुआ था वो एक फाइल पर साइन कर रहा था, उसे चेक भी कर रहा था। तभी लाल से चैन उसके पास बैठ जाता है। ये देखकर जियांग चैन उसकी तरफ देखता है, बिना कुछ कहे फाइल को रखता है और कहता है चलो तुम्हें क्या बात करनी है। ये सुनकर लाल से चैन को हल्की सी हंसी आती है, लेकिन फिर वो जियांग चैन के साथ वहाँ से निकल जाता है। और वहीं उन तीनों के मतलब कि उन सब के जाने के बाद यांग अपने आसपास देखती है, वो अकेली है यानली के साथ, बाकी सब कहाँ गए? फिर एक तरफ देखती है जहाँ विंग वांग जी के से बात कर रहा था, उसका एक हाथ वांग जी के वेस्ट में था और वो उसे अपने करीब खींचकर उससे बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ देखती है जहाँ जियांग चैन ने लाल से चैन को दीवार से लगा रखा था और अपने एक हाथ को दीवार के सहारे रखकर वो लाल से चैन की तरफ झुककर उससे बहुत ही प्यार से बातें किए जा रहा था। दूसरी तरफ देखती है जहाँ विचांग से ने कांग से सरन का हाथ पकड़ रखा था और वो उनसे बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। ये देखकर उसको अपने सर में हाथ मारती है और अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है कि सीरियसली उसे इसी फैमिली में आना था कि उसके फैमिली वाले सारे इतने ज़्यादा शेमलेस हैं, अपने अपने रूम होने की बजाय, रूम है इनके पास लेकिन फिर भी इन्हें हॉल में ही ये सब करना है। ये देखकर यांग लैपटॉप उठाती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी यानली उठती है, उसके पैर में ऑलरेडी मोच आ रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हुए यांग के पीछे जाने लगती है। यांग डाइनिंग टेबल पर जाकर काम करने लगती है, क्योंकि यहाँ से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था जो कि उसकी आंखों को नहीं देखना चाहिए। तभी यानली उसके पास जाती है और वो डिसबैलेंस होकर सीधा उसकी गोद में ही गिर जाती है। यांग उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन उसका लैपटॉप जो कि ज़मीन पर गिरते गिरते बचता है, एक हाथ से उसे पकड़ती है जिस हाथ में उसे चोट लगी हुई थी। उसके हाथ में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो उस लैपटॉप को पहले रखती है। उसके हाथ पे जो पट्टी बंधी हुई थी उस पर थोड़ा ब्लड भी लग जाता है। यानली की तरफ थोड़ा घूर कर देखती है, जो कि बड़े मुश्किल से उसकी गोद में गिरी थी और अभी उसके भी पैर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। यांग देखती है कि यानली की आंखों में आंसू है। ये देखकर यांग थोड़ा टेंशन में आकर पूछती है क्या हुआ तुम्हें, जिस पर यानली अपने उस पैर को पकड़ लेती है। मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, अरे बोलकर वो अपनी उन आंखों के आंसू को बड़ी मुश्किल से दबाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर यांग उसके पैर को चेक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो कि वांग जी को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने करीब खींचता है, जिस पर वांग जी के मुँह से एक दर्द भरी हल्की सी आवाज़ निकलती है और वो विंग के शोल्डर पर हिट करके कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। जिस पर विंग कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बोलो
क्या बात करनी है? अरे बोलकर वो फिर से वांग जी को अपने करीब करने लगता है। ये देखकर वांग जी उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से थोड़ा पुश करते हुए कहता है, मुझे बात करनी है तो आराम से खड़े होकर बात करो, थोड़ा डिस्टेंस रखो। ये सुनकर विंग कहता है, वो तो नहीं रखा जा रहा ना। इस पर वांग जी उसे घूरने लगता है। ये देखकर विंग प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है लाजान। इस पर वांग जी कहता है, बिहेव। इस पर विंग कहता है, वही तो कर रहा हूँ। इस पर वांग जी अपने उस पैर को थोड़ा सा ज़मीन पर मारता है और विंग की तरफ घूर कर देखता है। जिस पर विंग कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, बताओ क्या बात है। इस पर वांग जी कहता है, देखो ना घर का माहौल कितना टेंशन भरा है। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं इतना भी नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। जिस पर वांग जी उसे घूरने लगता है। जिस पर विंग कहता है, ओके। जिस पर वांग जी कहता है, देखो ना सब लोग किस तरीके से मुंह बनाकर बैठे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस पर विंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, सब लोग यहाँ भांगड़ा करें। ये सुनकर वांग जी कहता है, अगर भांगड़ा करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन भांगड़ा करने में तब मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से किसी को डांस नहीं आता। तो इससे अच्छा कि हम शांति से बैठकर कुछ बातें करें अच्छी। इस पर विंग उसकी तरफ देखने लगता है। जिस पर वांग जी कहता है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। जिस पर वांग जी विंग फिर भी वांग जी को घूरने लगता है। जिस पर वांग जी कहता है, कुछ तो बोलो, चलो हम कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने चलते हैं, बीच पर चले या फिर अम्यूज़मेंट पार्क या फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में भी चल सकते हैं, कहीं भी बताओ ना। और ये सुनकर विंग जो अभी भी एकटक वांग जी को देखे जा रहा था। जिस पर वांग जी कहता है, कुछ तो बोलो। जिस पर विंग कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या तुम्हें इन सभी जगहों पर जाना है। इस पर वांग जी कहता है, नहीं किसी एक जगह पर, बताओ कौन सी जगह पर चले। इस पर वांग जी विंग गहरी सांस लेता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी से उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। इस पर विंग कहता है, वहाँ पर बैठ कर डिसाइड करें। इस पर विंग कहता है, जिस पर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था, सबकी चॉइस से चलेंगे। इस पर विंग कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों जैसे ही वांग जी वहाँ की तरफ जाने के लिए पलटता है, विंग फिर से उसे अपने करीब खींच लेता है। ये देखकर वांग जी कहता है, अब क्या हुआ। जिस पर विंग कहता है, कम से कम मुझे एक किस तो दे दो। सुनकर वांग जी अपनी आंखें बड़ी करके विंग को देखने लगता है। फिर वो आसपास देखकर कहता है, विंग हम हॉल में हैं। इस पर विंग कहता है, तो फिर क्या तुम मुझे किस नहीं दे सकते, वैसे भी तुमने मुझे बुलाया है, मैं काम कर रहा था ना, तो मुझे इतनी तो पेमेंट मिलनी चाहिए ना। ये सुनकर वांग जी अपनी उन आँखों को और भी बड़ा कर लेता है। ये देखकर विंग कहता है, इतनी आंखें बड़ी करने से तुम्हारी आंखें बड़ी नहीं हो जाएंगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिहेव। इस पर विंग कहता है, वही तो कर रहा हूँ ना, अब जल्दी से किस दो, वरना तुम जानते हो अगर मैंने तुम्हें किस किया तो मैं तुम्हें इतनी इजीली तो नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वो फिर से विंग को घूरने लगता है। इस पर विंग कहता है, घूरना बंद करो लांजान। ये सुनकर वांग जी अपने इस पैर को हल्का सा ज़मीन पर पटकता है और फिर अपने उन पंजों को उठाता है, क्योंकि वांग जी की हाइट विंग की हाइट से थोड़ी कम थी। विंग ज़्यादा टॉलर था उससे। वांग जी पंजे पर खड़ा होता है। ये देखकर विंग हल्का सा अपना सर वांग जी की तरफ झुकाता है और वांग जी उसके लिप्स पर हल्का सा किस करके जैसे ही पीछे होता है, उसे फील होता है कि एक हाथ उसके सर के पीछे आ चुका है और उसके लिप्स को विंग ने बहुत बुरी तरीके से कैप्चर कर लिया है और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा है। और वांग जी ये देखकर छूटने की कोशिश करता है, लेकिन विंग क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो उसे तब तक किस करता है जब तक विंग का खुद का मन नहीं भर जाता और वो वांग जी को तब छोड़ता है जब वांग जी के पैर बिल्कुल नम हो जाते हैं और वांग जी अपने खुद के पैरों पर भी खड़े रहने की हालत में नहीं होता। वांग जी जैसे ही गिरने लगता है, विंग उसकी वेस्ट में हाथ डाल के उसे अपने और भी करीब कर लेता है और उसे संभाल लेता है। यह देखकर वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, तुम। इस पर विंग कहता है, आई एम योर हस्बैंड बेबी। सुनकर वांग जी कहता है, तुम बहुत बुरे हो। इस पर विंग कहता है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय। ये सुनकर वांग जी कहता है, यू। इस पर विंग कहता है, हाँ कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें। और ये बोलकर वो वांग जी के फॉरहेड पर किस करता है, चलो। फिर वो वांग जी से कहता है, चलो चलते हैं। और ये बोलकर वो वांग जी को लेकर सोफे पर आता है, जहाँ अभी कोई भी नहीं था, हाँ क्योंकि बाकी सबका कार्यक्रम अभी भी चल ही रहा था। वो ये देखकर विंग कहता है,
लगता है सब कुछ ज़्यादा ही बिजी है। ऐसा सुनकर वांग जी बस अपने मुंह को फुलाकर विंग की तरफ देखता है, जहाँ वांग जी के लिप्स हल्के से स्वेली लग रहे थे। ये देखकर विंग कहता है, तुम्हारे लिप्स और भी ज़्यादा डिलीशियस लगने लगे हैं। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा बड़ा पाउट बना लेता है। ये देखकर विंग आगे झुकता है और वांग जी के उन लिप्स पर लिक करता है। वांग जी विंग को जल्दी से खुद से दूर धकेलता है, इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर वांग जी विंग कहता है, किसी ने नहीं देखा हमें। ये सुनकर वांग जी कहता है, फिर भी कौन ऐसी हरकतें करता है। ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक स्मक आता है और वो वांग जी को देखने लगता है। फिर वो आराम से लीन होकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में जियांग चैन आता है। तभी वांग जी की नज़र लान सी चैन पर जाती है, जिसका लिप्स वो भी बिल्कुल स्वेली लग रहे थे। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि उसके वगैरह बड़ी मुश्किल से इस अल्फा से बचकर आए हैं, जो कि उसी की ही अल्फा की तरह बिल्कुल शेमलेस है। उसका ही भाई है ना, तो हरकतें तो मैच करेंगी ही। फिर वो तीनों वहाँ बैठ जाते हैं, वो चारों के चारों। थोड़ी देर में वहाँ पर विचांग और कांग सेसरन भी आते हैं। कांग सेसरन भी ब्लश कर रही थी। ये देखकर भी अपने सिर को हल्का सा शेक करता है कि सीरियसली मेरे फादर भी ऐसे ही हैं। और वहीं वांग जी ये देखकर वो स्माइल करता है। तभी वो चारों एक दूसरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी कांग सेसरन कहती है, यांग कहाँ चली गई। जिस पर वांग जी कहता है, शिजी भी नहीं दिख रही। तभी उन्हें आवाज़ आती है, जहाँ याली चिल्लाते कह रही थी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जिस पर यांग अपने दांतों को पीसते हुए कह रही थी, तुम थोड़ा शांति से बैठोगी। जिस पर यांग कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर यांग कहती है, अगर तुम हिलना बंद करोगी तो मैं ये काम इजीली कर लूँगी। ये सुनकर याली फिर से कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, तुम थोड़ा आराम से करो। जिस पर यांग बस एक गहरी सांस लेती है। हालांकि उनकी आवाज़ें वो सब सुन पा रहे थे। ये देखकर विंग कहता है, ये क्या हो रहा है। जिस पर वांग जी कहता है, शिजी। फिर वो सब के सब उठकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ डाइनिंग टेबल थी, जहाँ वो देखते हैं यान ली चेयर पर बैठी हुई थी, यांग नीचे बैठी हुई थी, और वो यांग जी की यान ली के पैरों पर दोबारा से पट्टी बांध रही थी, और यान ली जो कि चिल्ला रही थी, और उसके हाथ में यांग के बाल भी थे जिन्हें वो खींच भी रही थी। ये चिल्लाते, बहुत दर्द हो रहा है। इस पर यांग कहते हैं, मेरे बालों को छोड़ोगी तुम। जिस पर यांग कहते, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर यांग थोड़ा गुस्से से कहती, अगर तुमने दोबारा कहा दर्द हो रहा है तो आई प्रॉमिस मैं इस पैर को ही तोड़ दूंगी। जिस पर यानली और भी तेज उसके बाल खींचती है। जिस पर यांग चिल्लाती है, आह दर्द हो रहा है। इस पर यानली कहती है, मुझे भी दर्द हो रहा है। इस पर यांग उसे दांत पीसते हुए देखती है गुस्से से। इस पर यानली अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। इस पर यांग पहले अपने बालों को खींचती है उसके हाथों से, जो कि उसने अपनी मुट्ठी में ले रखे थे। बड़ी मुश्किल से अपने उन बालों को बचाती है। फिर यानली के उस पैर को अपने पैरों के ऊपर रखती है और उसके पैरों पर आराम से उस मलहम को अप्लाई करती है। फिर से उस पट्टी को अच्छे से टाई करती है। और यांगली जो कि दर्द में करहा रही थी, जिस पर यांग कहती है, किसने कहा था तुम्हें इस तरीके से बिहेव करने के लिए। अगर तुम ऐसी रेकलेस हरकतें ना करो तो तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। इस पर यानली कहती है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। इस पर यांग कहती है, बकवास बंद करो। इस पर यानली कहती है, तुम चुप करो। इस पर यांग कहती है, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। इस पर यानली कहती है, मैं तुम्हारे बाल नोच लूँगी। इस पर यांग कहती है, सीरियसली यानली तुम एक टीचर हो और तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। इस पर यानली कहती है, जस्ट शट अप। इस पर यांग उसे बहुत ही गुस्से से देखती है। इस पर यानली कहती है, तुम्हारे गुस्से से दुनिया डरती होगी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे गुस्से से डर। इस पर यांग कहती है, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगी किसी दिन। इस पर यानली कहती है, खुशी से ले लो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। इस पर यांग कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो। जिस पर यानली जो कि दर्द में थी लेकिन फिर भी वो मज़े से कहती है, तुम्हारे प्यार में। जिस पर यांग जो कि पट्टी बांध रही थी वो रुक कर यानली की तरफ देखती है। जिस पर यानली कहती है, क्या। जिस पर यांग कहती है, हाँ प्यार, माय फुट। जिस पर यानली कहती है, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। इस पर यांग कहती है, मुझे बकवास नहीं करनी। इस पर यानली कहती है, हाँ बकवास नहीं करनी, अपने दिल से क्यों नहीं पूछती। और ये बोलकर वो अपने उस हाथ को अपने चेन को अपने हाथ पर रखकर यांग को देखने लगती है और कहती है, वैसे तुम पहले से ज़्यादा चेंज हो गई हो। इस पर यांग कोई जवाब नहीं देती। जिस पर यानली खुद ही कहती है,
अब तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। जब मैं तुम्हारे साथ थी तुम्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। मुझे याद है मैंने कितनी बेकार हरकतें की हैं, लेकिन कभी भी तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। लेकिन जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तुमने कभी मुझसे उस तरीके से सॉफ्ट वॉइस में बात नहीं की। हमेशा तुम्हारी ये गुस्से वाली नज़रें और तुम्हारा ये गुस्सा मुझे देखने को मिलता है। कि सच में तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? और ये बोलते हुए उसका गला भर आया था। सुनकर यहाँ कहती है बकवास बंद करो। और अब उसकी वॉइस थोड़ी चेंज हो गई थी। इस पर यानली कहती है हाँ तुम्हें तो ये बकवास ही लगेगी, वैसे भी हमारा प्यार तो कब का ख़त्म हो चुका है। और ये बोलकर वो यहाँ की तरफ देख कर कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र तो है। जिस पर यहाँ कहते हैं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मदर मेरी जान ले लेगी। सुनकर यानी कहते तो तुम अपनी मदर की वजह से मेरी केयर कर रही हो। इस पर यांग कोई जवाब नहीं देती। इस पर यानी कहती है हाँ मुझे पता है तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, जबकि तुम जानती थी कि मेरे भाइयों को किडनैप करने वाले तुम्हारे खुद के भाई हैं। लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। अगर तुम मुझे सच बता देती तो शायद हमारा ब्रेकअप नहीं होता और मैं कभी तुमसे नाराज़ भी नहीं होती। लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ अपने पास ही रखा। तुम जानती थी सब कुछ। इस पर यांग फिर से कोई जवाब नहीं देती। इस पर यानली कहती है तुम फिर से कुछ नहीं बोलोगी, बहुत बुरी हैबिट है तुम्हारी। और ये बोलकर वो बस यांग को देखने लगती है। यांग कहती है हो गया। और ये बोलकर उठकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र विंग और बाकी सब पर जाती है, जो देखकर यांग कहती है आप लोग यहाँ। इस पर वांग जी जो कि ये सब देख रहा था वो जल्दी से कहता है हम सब कुछ बात करने वाले थे, तो क्या तुम दोनों चल रहे हो? जिस पर यांग कहते हैं ठीक है। अरे बोलकर वो जाने लगती है। तभी यानली उठने की कोशिश करती है। उसके पैर में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो उसे बर्दाश्त करके चलकर सबके साथ जाने लगती है। यांग जो कि उसे पीछे से देख रही थी, वो देख रही थी यानली लंगड़ा कर चल रही थी। वो समझ पा रही थी कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन ना वो आगे आती है न यानली उससे कोई मदद मांगती है। वो लोग जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ कांग्रेस सैनन पूछती हैं तो चलें बात शुरू करें। इस पर यांग पूछती है बात किस बारे में है? इस पर कांग्रेस सैनन कहती है एक्चुअली हमारी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा मूड लाइट करने के लिए चलें। जिस पर विंग कहता है मूड लाइट। जिस पर कांग्रेस सैनन कहती है हाँ बिल्कुल, तो मैंने सोचा है क्यों ना हम सब घूमने के लिए चलें, तो चलो बताओ कौन कहाँ जाना चाहता है। जो सुनकर वांग जी कहता है बीच। ये सुनकर सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं, जो देखकर वांग जी अपने सर को नीचे झुका लेता है। वो काफ़ी क्यूट और प्यारा लग रहा था। ये देखकर सब लोगों को उस पर बहुत प्यार आता है। वांग जी के इस हरकत को देखकर इनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। तभी यांग कहती है बीच। जब सुनकर वांग जी यांग की तरफ देखता है, जहाँ वो वांग जी को देखकर हल्की सी स्माइल करती है, जैसे कह रही हूँ मैं भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। ये देखकर लांगसेचन भी कहता है बीच। जिस पर जियांग चेन भी कहता है बीच। ये देखकर लांगसेचन कहती है बीच। ये सुनकर वो बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांग चेन कहता है बीच। जिस पर विंग कहता है ऑब्वियसली बीच। ये देखकर यानली कहती है बीच। इस पर जियांग से कहते हैं मेरा वोट काउंट होगा? ये सुनकर लांगसेचन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। और वो जियांग से का हाथ उठाकर कहती है बीच। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर जियांग से कहते हैं ठीक है तो हम बीच चलते हैं, तो बीच कब चलें? जिस पर कांगसेन कहती है कल। जिस पर जियांग से कहते हैं परसों। जिस पर कांगसेन कहते हैं बिल्कुल नहीं कल। इस पर जियांग से कहते हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। जिस पर कांगसेन उन्हें घूरते हुए कहती है मीटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फैमिली? इस पर जियांग से अपनी वाइफ का गुस्सा देखकर कहते हैं फैमिली। जिस पर अंग कहते हैं ठीक है डिसाइडेड, तो हम सब बीच पर चलेंगे और वो भी कल। जो सुनकर सब लोग बस कांगसेन की तरफ देखते हैं। तभी कांगसेन कहते हैं चलेंगे ना? जिस पर जो भी ओमेगा थे वो चिल्ला कर कहते हैं हाँ। ये सुनकर कांगसेन अपने उन तीनों बच्चों को देखती है और उन्हें घूरते हुए कहती है खबरदार जो तुम तीनों ने कोई एक्सक्यूज़ बनाया कि कल नहीं परसों चलेंगे अपने फादर की तरह। ये सुनकर वो तीनों
हालांकि यांग की विंग से लड़ाई तो हो रही थी, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अपनी मदर की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपनी मदर की तरफ देखते हैं। जिस पर कांग सेन कहती आंसर, जिस पर विंग कहता है मैं मदर की तरफ हूँ, कल ही चलेंगे। और ये सुनकर जियांग चैन और यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारा वोट काउंट होगा। इस पर सारे एक साथ चिल्ला कर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जियांग चैन कहता है बीच पर कल ही चलेंगे। इस पर यांग कहते हैं ठीक है कल ही चलते हैं। और ये बोलकर वो सब खुश हो जाते हैं और वो सब लोग कल बीच पर जाने की प्लानिंग करते हैं। और इसके लिए उन्हें सबसे पहले करना था अपना सारा काम वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, सब कुछ काम ख़त्म करना है और उसके बाद वो कल बीच पर जाएंगे। इसीलिए सभी लोग लग जाते हैं अपने काम में। कांग सेन और बाकी सब जो ओमेगास थे वो करते हैं बीच पर जाने की तैयारी, और जो अल्फ़ा थे वो निपटाते हैं अपना ऑफिस वर्क, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा उन्हें कल की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो कल का भी काम आज ही कंप्लीट करते हैं और बाकी बचा हुआ परसों करने का रीशेड्यूल करते हैं। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं और ऐसे ही इनका दिन धीरे 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 बीतने लगता है। जहाँ ये अपने काम में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो गए थे कि इन्हें किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। अभी हम रात का वक्त देखते हैं, रात के 10 बजे हुए थे, जहाँ ओमेगास अपनी उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर अल्फ़ा का वेट कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अल्फ़ा घर पर था ही नहीं। और चारों के चारों अल्फ़ा सुबह से जब से इन्होंने प्लानिंग की है घर से बाहर हैं, यानी कि अपने वर्क में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। तभी कांग सेन गुस्से से कहते हैं नॉट अगेन, और ये बोलकर अपने फ़ोन को उठाती हैं, सीधा उनके असिस्टेंट को यानी कि यांग को फ़ोन करती है। यांग जो कि अपनी मदर का फ़ोन एक रिंग में उठा लेती है। तभी कांग सेन फ़ोन से ही लिटरली फ़ोन से ही किसी ड्रैगन की तरह चिल्लाते हुए कहती है कहाँ मर रहे हो तुम सब के सब। जो सुनकर यांग फ़ोन के स्पीकर पर हाथ रखती है, सामने का नज़ारा देखती है, जहाँ उसका भाई लिटरली उसका विंग ब्रदर, जिसके पैरों के नीचे एक आदमी था और उसके मुंह में उसने बंदूक डाल रखी थी, क्योंकि फ़ोन की रिंग सुनते ही वो समझ गया था कि उसकी मदर का कॉल है। इसलिए उसने इंसान का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में बंदूक डाल रखी थी और उसका वो मर्डर करने वाला था। वहीं जियांग चैन के हाथ में एक नाइफ था और एक पर्सन की जेब उसने पकड़ी हुई थी जिस पर वो कट लगाने वाला था, क्योंकि ये इंसान उसकी मदर के सामने चिल्लाने की हिम्मत करना चाहता था। यही सीन था। और वही वी चांग से जो कि अपने हाथ में शैम्पेन लेकर ये सारा नज़ारा देख रहे थे अपनी उन आंखों से कि हाय मेरे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें पूरी ट्रेनिंग जो दी थी। तभी विंग अपनी आंखों से इशारा करता है और अपने फादर की तरफ देखती है। विचांग से अपनी 10 फिंगर्स दिखाते हैं, जिस पर यांग कहते हैं 10 बज रहे हैं फादर। जिस पर विचांग से कहते हैं एक और फिंगर बढ़ाकर 11 बजे आएंगे हम। जिस पर यांग अंदर कहते हैं मदर। जिस पर कांग सेन कहते हैं अभी के अभी घर वापस आओ। जिस पर यांग कहते वो मदर हाँ 11 बजे आएंगे। जिस पर कांग सेन कहते हैं कहाँ है तुम्हारा फादर, जल्दी फ़ोन दो उसे। जिस पर यांग कहते वो फादर। जिस पर विचांग से कहते मैं मर गया। जिस पर यांग अपनी आगे बड़ी कर लेती है। विचांग कहते मीटिंग वो इशारा करते हैं कि वो मीटिंग में है। ये देखकर यांग कहते हैं मदर वो फादर। विचांग से जो कि अपने हाथों से कुछ लिखने का और मीटिंग का इशारा कर रहे थे, लैपटॉप का इशारा कर रहे थे। जिस पर यांग समझ जाते हैं और वो कहते हैं मदर फादर और ब्रदर वो सब के सब एक मीटिंग में है। मैं बाहर आई थी फाइल लेने के लिए। मैं भी अंदर जा रही हूँ। हम 1 घंटे में मीटिंग ख़त्म करके वापस घर आ रहे हैं। सुनकर कांग सेन कहती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम एक बार घर तो आओ। ये सुनकर कहते हैं ओके मदर। और ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन कट करती है और वो उन तीनों की तरफ देख कर कहते हैं कभी मरवाओगे मुझे तुम सब के सब, तुम लोग मदर का फ़ोन क्यों नहीं उठाते, सब के सब एक जैसे हो। और फिर वो विचांग की तरफ देख कर कहते हैं अपनी वाइफ से कौन इतना डरता है। जिस पर विचांग से कहते हैं अपने भाइयों से पूछ लो, ये नहीं डरते अपनी वाइफ से। ये सुनकर यांग जियांग की तरफ देखते हैं जिसने
लाल सिचन का फ़ोन लिटरली साइलेंट पर कर रखा था कि लाल सिचन से फ़ोन ही ना करें, और वही यही काम विंग ने भी कर रखा था कि वांगजी से फ़ोन ना करें। इसलिए तो जब जियांग चेन और वांगजी उन्हें फ़ोन कर रहे थे उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। इसीलिए फांग सी सरन ने इस महाशय को फ़ोन किया, क्योंकि उसे पता था कोई और फ़ोन उठाए ना उठाए ये ज़रूर फ़ोन उठाएगी, क्योंकि ये इनकी असिस्टेंट है, ये अपना फ़ोन कभी भी साइलेंट नहीं कर सकती। और वहीं यांग उन तीनों को तरफ अनबिलीवेबल आई से देख रही थी कि सीरियसली ये लोग इतना अपनी वाइफ से डरते हैं। तभी विचांग से कहते हैं, हाँ अभी तुम इस जंजाल से बहुत दूर हो, जिस दिन तुम अपनी वाइफ के ज़्यादा करीब चली जाओगी तुम भी डरने लगोगी। तो यहाँ कहते हैं, हाँ उससे और मैं कभी ना डरूँ। और ये बोलकर वो अपने बालों को हल्का सा हवा मिलाती है, जिस पर जियांग चेन कहता है, आज वो तुम्हारे बाल उखाड़ देती। जो सुनकर यांग को ये सीन याद आता है। हाँ वो डरी नहीं थी, लेकिन उसे अपने बालों से सच में बहुत प्यार है। अपने बालों को हल्का सा सहलाती है और जियांग चेन की तरफ देखती है। इस पर जियांग चेन कहता है अपने फादर की तरफ देखकर, क्या करना है इनका। इस पर यांग कहते हैं, मार दो इनको। इस पर जियांग चेन कहता है, लेकिन इनसे हमें काम है। इस पर यांग कहते हैं, कौन सा काम। तभी विंग कहता है, हमें वो पेन ड्राइव नहीं मिला जो कि इन्होंने हमसे चुराया था। इन्होंने हमारा डाटा चोरी करने की हिम्मत दिखाई और तुम चाहती हो कि हम इन्हें इतनी ईजीली मार दें। सीरियसली इन्हें इतनी ईजी सज़ा देना हमारे उसूलों के खिलाफ है। सुनकर यांग कहती है, बात तो सही है, इतनी ईजी सज़ा देना तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। फिर वो उन लोगों की तरफ देखते हैं, अपने फादर की तरफ देखते हैं। ज़रूरी चांग से कहते हैं, करो अपने मन की। वैसे भी इतने तरीके बता रखे हैं मैंने तुम्हें टॉर्चर करने के, उन्हें कब इस्तेमाल करोगे। आजमाओ इन पर, मैं भी तो देखूं कितना कारगर है मेरे तरीके, और अगर तुम चाहो तो उनमें थोड़ा चेंजेस या फिर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। सुनकर उन तीनों के चेहरे पर एक डबल स्मार्ट था। और अब हम आधे घंटे बाद देखते हैं जहाँ वो लोग बहुत बुरी कंडीशन में थे और उस पूरे हॉल में सिर्फ लोगों की चीखें गूंज रही थी। जहाँ वो चारों अल्फा ये चीखें इस तरीके से सुन रहे थे जैसे कि उनके लिए कोई म्यूजिक बज रहा हो, और वो इन चीखों को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। वहीं विंग, जिसका हाथ पूरी तरीके से ब्लड से कवर थे, उसकी शर्ट को छोड़कर जो कि उसने रोल कर रखी थी, और वो अभी एक बंदे को घूरे जा रहा था। विंग के हाथ ब्लड से कवर थे और उसके एक हाथ में 2 जोड़ी आंखें थी जो कि उसने अभी अभी किसी की निकाली थी, जिन्हें वो उछाल उछाल कर उनसे खेल रहा था। विंग उन आँखों को साइड में रख लेता है जहाँ पर कुछ आंखें और पड़ी हुई थी। तभी हम जियांग चेन को देखते हैं जिसने टंग का कलेक्शन किया था, यानी कि वो लोगों की जीभ काट रहा था और उन्हें इकट्ठा कर रहा था। और वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि अपनी अधमरी हालत में थे और वहाँ पर तड़प रहे थे। वो मरे नहीं थे, जिंदा थे, लेकिन ये ज़िंदगी मौत से भी बदतर थी, जहाँ उनकी आँख और मुंह दोनों में से खून आ रहा था, क्योंकि उन लोगों की आंखें और जीभ दोनों निकाल ली गई थी। तभी विचांग से कहते हैं, अब इनके साथ क्या किया जाए। इस पर विंग आखिरी पर्सन की भी आंखें निकाल लेता है, क्योंकि उसने वो आंखें एक खंजर और अपने उन हाथों की मदद से निकाली थी। इस वजह से उसके हाथ ब्लड से कवर हो चुके थे। विंग के फेस पर भी कुछ ब्लड के ड्रॉप्स लगी हुई थी, जो कि खून के छींटे थे उसके चेहरे पर आ रहे थे। विंग एक हैंकी लेता है वाइट कलर का और उससे अपने उस खून को जो कि उसके फेस पर लगा हुआ था उसे साफ करता है। विंग के सिल्की हेयर उसकी उन आंखों पर आने लगते हैं। विंग अपने उन हेयर को हल्का सा झटकता है और पीछे करता है। विंग अपने फादर की तरफ देखता है, जिस पर विचांग से कहते हैं क्या करना है इनका। इस पर विंग उन लोगों की तरफ देख कर कहता है, अब बताओ पेन ड्राइव कहाँ पर है। विंग की आवाज़ जो कि बिल्कुल कोल्ड थी, लोगों की चीखें भी विंग के उस कोल्ड वॉइस के आगे फीकी लग रही थी। विंग की वो वॉइस सुनकर वो लोग थर थर काँप रहे थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा ये इंसान नहीं, ये जो 21-22 साल का जो ये लड़का है, ये सिर्फ एज से कम है, लेकिन इसकी हरकतें किसी जीते जागते शैतान से कम नहीं, ये किसी हैवान की तरह है। विंग उन लोगों की तरफ देखता है और अपने उस नाइफ़ को अपनी उन फिंगर्स पर बिल्कुल नचा रहा था। उस नाइफ़ को अपनी फिंगर्स पर घुमाते हुए कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे। वैसे तुम्हें पता है मैं और भी बॉडी पार्ट्स निकालने में एक्सपर्ट हूँ, बिना किसी को जान से मारे, और तुम्हारे ज़िंदा रहते रहते मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे, और मैं तुम्हें मौत भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हर पल 1000 बार मर रहे हो। और ये बोलकर विंग
अपने उस हाथ को जिसमें वो नाइफ था, उस नाइफ को पकड़ता है और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है जिसकी उसने आंखें नहीं निकाली थी, जो कि उनका लीडर था। विंग ने सिर्फ उसकी आंखें नहीं निकाली थी क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा जानता है कि पेन ड्राइव कहाँ है, इसलिए विंग उसे ज़िंदा रख रहा था। उसकी जीभ और उसकी आंखें सब कुछ सही सलामत थी, वो बस एक चेयर पर बंधा हुआ था। विंग उसके पास जाता है और उनमें से एक आदमी को पकड़ता है जो कि उन्हीं का था, और विंग उस पेट पर एक कट लगाता है। जैसे ही विंग ये करता है, खून के छींटे फिर से विंग के फेस पर आते हैं। ये देख कर विंग के चेहरे पर एक डबल स्मोक था। विंग उस आदमी की तरफ देख कर कहता है, अब मुँह खोलोगे या फिर पूरा पोस्टमार्टम मैं तुम्हें लाइव दिखाऊं। ये सुनते ही वो आदमी जो कि इतनी देर से इन लोगों की हैवानियत देख रहा था, वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था, एक अल्फाज नहीं निकल रहा था। वो इतना ज़्यादा डर चुका था, वो डर से थर थर काँप रहा था। वो बस कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, वो उन्हें बताना चाहता था पेन ड्राइव का, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी, उसकी बॉडी थर थर काँप रही थी। आखिर वो कैसे इन लोगों के सामने अपना मुँह खोले जो जिनके हाथ खून से सने हुए हैं। वहीं उसकी हालत देखकर विचांग से कहते हैं, जल्दी बोलो क्योंकि मेरे बेटे को सब्र नाम की चीज़ का पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अगला वार वो तुम पर ही कर दे। जो सुनकर वो आदमी डर से काँपते कहता है, तो पेन ड्राइव मैं बता रहा हूँ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज़। अरे बोलते हुए वो आदमी बहुत बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। ये देख कर विंग कहता है, तो जल्दी से तोते की तरह अपना ज़बान खोलो और बताओ कहाँ पर है वो। और ये बोल कर विंग उस नाइफ़ को उस आदमी के ऊपर बिल्कुल गाड़ देता है। उस नाइफ़ को उस आदमी को जिसका उसने अभी पेट चीरा था उसके अंदर बिल्कुल गाड़ देता है और बार बार वार किया जाता है। और विंग के फेस पर उस आदमी का जो खून था वो लगता जा रहा था, विंग के कपड़ों पर खून लग रहा था, लेकिन विंग रुक नहीं रहा था। और वो आदमी बस नज़ारा देख रहा था। उसकी पैंट जो कि खून से काँप चुकी थी, वो आदमी अपने कपड़े गीले कर चुका था। इतना ज़्यादा वो डर चुका था, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो जिंदा रहते रहते मौत का डर फील कर रहा था। क्या सच में ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है जो कि इतना ज़्यादा पागल है। ये पागलपन नहीं है, ये साइको है, ये पूरी तरीके से बिल्कुल साइको हो चुका है। विंग उस बंदे के बिल्कुल पास जाता है। विंग की आइज़ जो कि बिल्कुल रेड हो चुकी थी, वो अपने उस ब्लडी हैंड से, जिस हाथ से उसने अभी इस आदमी को जो कि इसके पैरों के नीचे पड़ा है उसे चांद से मारा है, विंग उस आदमी को बिल्कुल अपने उन लेदर शूज़ से जो कि बिल्कुल ब्लड से कवर हो चुके थे, उन्हें उनसे रौंदते हुए सीधा उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी विंग को देखकर काँप रहा था, वो भागना चाहता था लेकिन वो बंधा हुआ था। लेकिन अगर वो बंधा भी ना होता फिर भी विंग के इस रूप को देखकर वो नहीं उठ सकता था, वो नहीं भाग सकता था। वो डरते हुए कहता है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। अरे बोल कर वो डर से काँप रहा था। विंग उसके उस जॉ लाइन को बिल्कुल टाइटली अपने ब्लडी हैंड से पकड़ लेता है और उसके फेस को उठाकर कहता है, बोलो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मेरी कार के अंदर है, मेरी कार के अंदर है जो एसी रिमोट है उसके अंदर है, उसके अंदर वो पेन ड्राइव है, प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे जान से मार दो, प्लीज़ मुझे ये दर्दनाक मौत नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जान से मार दो। और वो आदमी विंग के सामने अपनी मौत की भीख मांगने लगता है कि विंग बस उसे इजीली मार दे, ये दर्दनाक मौत वो नहीं चाहता। सुनकर जो उसके फादर, विंग के फादर विचांग से बैठे थे, उनके चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल थी। लिटरली वो इतने ज़्यादा खुश थे अपने बेटे को देख कर कि इसे देख कर दुश्मन की क्या हालत हो जाती है। शांग से हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये है मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, द नेक्स्ट माफिया किंग है ये ये है मेरा बेटा। और ये बोलकर वो ज़ोर से हंसने लगते हैं। उनके हाथ में जो रेड वाइन थी वो बिल्कुल किसी ब्लड की तरह लग रही थी। विचांग से इतने ज़्यादा खुश थे। और वहीं विंग कहता है, यांग
सुनते ही यांग कहते हैं ओके ब्रदर, और ये बोलते ही वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। वहीं वो बंदा विंग को देख रहा था, वो बस अब बेहोश होने की कगार पर था क्योंकि वो अपनी लिमिट तक आ चुका था। देख कर विंग, जिसने उस नाइफ को उस बंदे के ही अंदर गाड़ दिया था जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, विंग जो हल्का सा झुकता है, उस नाइफ को निकालता है और उस सामने बैठे इंसान के गर्दन पर रख देता है। लेकिन फिर विंग रुक जाता है। थोड़ी देर में उसका कानों में आवाज़ आती है, मिल गया ब्रदर। विंग कहता है चेक। सुनते ही यांग उस पेन ड्राइव को जल्दी से लैपटॉप में कनेक्ट करती है, उससे एंटर करती है और उस पेन ड्राइव को जल्दी से सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर उस पेन ड्राइव को पूरी तरीके से चेक कर लेती है। जिसे चुराने में उन्हें कम से कम 2 महीने लगे थे, वो उस पेन ड्राइव को पूरी तरीके से चेक करती है और अपने भाई को ग्रीन सिग्नल देते हुए कहती है सब कुछ ओके रिपोर्ट है। और जैसे ही उसके मुंह से ओके वर्ड निकलता है, अगले ही पल वहाँ पर खून की धारा बह जाती है क्योंकि विंग ने सामने उस बैठे जो कि उस चेयर पर बैठा हुआ था, जिसने अभी उसे वो जानकारी दी थी, विंग ने उसका गला काट दिया था, बिल्कुल कट कर दिया था और उसके गले से खून बह रहा था और वो आदमी बस हल्का सा तड़पता और वहीं के वहीं उसकी जान निकल जाती है उसके शरीर के अंदर से और वह इंसान वहीं की वहीं मर जाता है। तभी विंग उस आदमी को मारता है और फिर उसकी उस चेस्ट पर एक किक करता है और वो आदमी आराम से ज़मीन पर गिरता है। उसका जो सिर था वो लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरता है। विंग फिर अपने फादर की तरफ आता है, यांग से उसे ऊपर से देख कर कहते हैं, ऊपर से नीचे तक देख कर कहते हैं गुड जॉब विभूषण। ये सुनकर विंग अपनी उस ब्लड रेड आइज से, जो कि उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, उसकी वो सिल्वर आइज, अपने फादर की तरफ देखता है, बस मैं जवाब देता है। विंग की वॉइस, विंग का ऑरा बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। फिर विंग कहता है बात रेडी करो। विंग की वॉइस बिल्कुल डीप थी। थोड़ी देर में उसके लिए बात रेडी होता है। विंग शावर के नीचे खड़ा था, उसकी बॉडी पर पानी गिर रहा था और पानी के साथ बहते हुए वो खून फर्श से होते हुए गायब हो रहा था, वो पानी के साथ ही गायब हो रहा था। विंग उस पानी से नहा रहा था। विंग की आंखें बिल्कुल कोल्ड थी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसका ऑरा उससे कई गुना ज़्यादा कोल्ड था। विंग वहाँ खड़ा था। ये उनकी फैमिली का रूल था कि उनकी फैमिली में ब्लड नहीं आएगा। हाँ, वो माफिया किंग है, लेकिन उनके घर की दहलीज के अंदर कोई भी बंदा खून के एक ड्रॉप भी लेकर अंदर नहीं आएगा। या यूँ कहें कि उनके घर के अंदर जाते ही उन्हें बिल्कुल शरीफ बनना है। वो बाहर चाहे कुछ भी करे, लेकिन घर के अंदर वो शरीफ बनकर ही जाएंगे। फैमिली वालों को उनसे डर नहीं लगना चाहिए। ये उनकी मदर का बनाया इस घर का सबसे बड़ा और ज़रूरी रूल है, जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये रूल खुद विचांग से तक फॉलो करते हैं, तो उनके बच्चे तो ये रूल ऑफ कोर्स फॉलो करेंगे ही। विंग बात लेता है, उसके सेम क्लॉथ आते हैं जो कि अभी विंग ने गंदे किए थे, वैसे ही कपड़े वहाँ पर आते हैं। विंग ने अपने वेस्ट पर टॉवल बांध रखा था। उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर वहीं बैठे हुए थे और विंग को देखते हैं, जिसका ऑरा बिल्कुल कोल्ड था। विंग अपने उन कपड़ों को पहनता है, वो उन दोनों की तरफ देखता है जहाँ जांग चैन की स्लीव्स पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। तभी विंग कहता है तुम्हारी शर्ट। ये सुनते ही जांग चैन अपनी शर्ट को चेंज करता है वहीं की वहीं और कहता है ओके। इस पर विंग कहता है चलो। और ये बोल कर वो लोग नीचे आते हैं जहाँ विचांग से उनका कार में वेट कर रहे थे। वो लोग जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका था और उनकी मदर का दोबारा फ़ोन आने से पहले उन्हें घर पहुँचना था, वरना आज उन चारों में से किसी की खैर नहीं। वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। तभी विचांग से कहते हैं विंग से अपना ऑरा चेंज करो, अगर तुम्हारी मदर को कुछ पता चला। सुनते ही विंग कहता है अरे बोल कर विंग अपनी उन आँखों को टाइटली बंद कर लेता है। विंग कहता है फादर। इस पर विचांग से कहते हैं वह विंग कहता है मैं उस लेडी को जान से मारना चाहता हूँ। ये सुनकर विचांग से कहते हैं मैं भी। इस पर विंग कहता है लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत है। इस पर विचांग से कहते हैं माफिया किंग की फ़ाइट होने वाली है। इस पर विंग कहता है नेक्स्ट माफिया किंग। जिस पर वो तीनों एक साथ कहते हैं तुम ही बनोगे। सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्मॉक आ जाता है
और इसी के साथ मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और हाँ, ये बताइए आप किसका रोमांस नेक्स्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, किसका रोमांटिक पार्ट आप सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। जिसका भी देखना चाहते हैं बताइए, क्योंकि मैं सबका लिटरली इक्वल लेके चलने वाली हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको किसकी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, और इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।